बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो लेक्चर है लेक्चर 15 है। जो न्यू चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। कि जो इंटेंजिबल एसेट है उसमें क्या, जो अकाउंटिंग में इंटेंजिबल एसेट में जितने इश्यूज आते हैं उसको रिकॉर्ड करने में, उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हैं हमारे पास देखिए इंटेंजिबल एसेट के इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर इसको देखें हम तो इंटेंजिबल एसेट के बारे में देखें, हमारे पास इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि इंटेंजिबल एसेट्स आर एसेट विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं होती। ठीक है, ये वो एसेट्स होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात इसमें दे आर लॉन्ग लिव्ड नॉन मटीरियल्स। ये क्या होते हैं, लॉन्ग लिव्ड नॉन मटीरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, नॉन मटीरियल नहीं होते। राइट्स विच में जनरेट फ्यूचर रेवेन्यू, जैसे क्या हो सकते हैं, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है एग्जांपल है कि हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले में है देखें गुडविल, जो है ये इंटेंजिबल एसेट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये भी क्या है, इंटेंजिबल है। पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजेस एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ये वो एसेट्स हैं जो कि इंटेंजिबल है और इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग में जो है इंटेंजिबल एसेट की प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन देखें, प्रॉब्लम्स इन अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट। देखें फर्स्ट वन है सम इंटेंजिबल एसेट्स आर सेल्फ डेवलप्ड। कुछ इंटेंजिबल एसेट जो होते हैं वो सेल्फ डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, कैसे, देयर कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली एंड इजीली, कि उनके कॉस्ट को जो हम मेजर नहीं कर सकते आसानी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या है कि इंटेंजिबल एसेट होते हैं सेल्फ डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो है जो कॉस्ट है या वो खुद ब खुद डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, और उसको हम अपनी तरफ से आसानी के साथ मेजर नहीं कर सकते। सेकेंड वन है सम इंटेंजिबल एसेट सच इज गुडविल। अब जैसे गुडविल की अगर हम बात करें, डू नॉट हैव डिफिनाइट lives and they are not capable of being amortized over their indefinite life। ठीक है, ये अमोटाइज नहीं होते। ठीक है, जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं कुछ होते हैं जैसे कि गुडविल है, ठीक है, इसको हम अमोटाइज नहीं कर सकते और इसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि इसके हम क्या करें, अमोटाइज करें इसको। अब लास्ट वन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द यूज़ ऑफ इंटेंजिबल्स। जो हम इंटेंजिबल एसेट से रेवेन्यू जो हमारे पास जो जनरेट होती है, ठीक है, उसको भी हम आसानी के साथ और 100% हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या करते हैं, कोई मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास इसकी नहीं आ सकती। अब हमने बात करनी अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, देखें जैसे हमने बात की है कि कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जो हमारे पास कास्ट जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे, जनरल एंट्री उसकी कैसे होगी, जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है वो डेबिट होंगे। ठीक है, और क्रेडिट हम बैंक को करेंगे। ठीक है, इसी तरह इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज्ड कैसे करते हैं। एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आर अट्रिब्यूटेड टू द एसेट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड होंगे, जो हमारे पास एंटरप्राइज में क्या होंगे, इससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जैसे कि द कास्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और उसकी कास्ट जो है वो कम कैसे मेजर करेंगे, रिलायबल कास्ट मेजर करें। लेकिन इसके जो मेथड है कैसे हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वन है एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी मेजर्ड
इट्स इनिशियल कास्ट, इनिशियली एट कास्ट। जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, ठीक है, उसको हम सबसे पहले इनिशियली जो है सबसे पहले कॉस्ट पे हम उसकी मेजरमेंट करेंगे। कास्ट की मेजरमेंट कैसे करेंगे वो देखें। द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेज इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ऑल अदर एक्सपेंडिचर। जो उसकी परचेज प्राइस है और जिसमें क्या है और जितने भी एक्सपेंडिचर्स है, जैसे पेटेंट वगैरह हो गए, इसके अगर हम माइंड में इसकी एग्जांपल सेट करें, ठीक है। ऑन प्रिपेयरिंग द एसेट फॉर इंटेंडेड यूज सच एज इम्पोर्ट ड्यूटीज़। कौन से हो गए? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है इस पे जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। एंड प्रोफेशनल फ़ीस, और प्रोफेशनल फ़ीस की जो कॉस्ट होती है, ठीक, वो फीस उसको भी वो इनिशियली कास्ट होगी, ठीक है। फॉर लीगल सर्विसेज, जो हमारी लीगल सर्विसेज होंगी, ठीक है, उस पर जितनी कॉस्ट आती है, जितनी एक्सपेंडिचर होंगे, उसको इनिशियली कास्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि हमने मेयर करना है इनिशियली इस कॉस्ट पे, इनिशियल कास्ट पे। जो इनिशियल कास्ट है वो हमारे पास कौन सी होगी? यहाँ पे देखें, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होगी, प्रोफेशनल फीसेस होगी, ठीक है। एनी ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स आर डिडक्टेड इन अराइविंग एट द कास्ट। और इसमें अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में या प्रोफेशनल फीस में अगर कोई इसमें डिस्काउंट वगैरह कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो उसकी कास्ट से क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। अच्छा, तो फिर टू राइट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकम फ्रॉम विच नो इंटेंजिबल एसेट कैन बी क्रिएटेड। तो वो एक्सपेंडिचर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रॉफिट अगर होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस उसको डेबिट करेंगे और उसी तरह क्रेडिट करेंगे हम बैंक को। देखिए, विद क्रिएटिंग इंटेंजिबल एसेट्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। देखिए, जब हम इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं क्रिएटेड एक्सपेंडेबल की, तो हमारे पास कौन सी एक्सपेंडिचर जो हैं वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर ऑन स्टार्टअप एक्टिविटीज़। जो स्टार्टअप एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर जो एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज की जाएंगे एज एन एक्सपेंस। विच कंप्राइजेज एस्टेब्लिशिंग कॉस्ट, प्री ओपनिंग कॉस्ट फॉर न्यू फैसिलिटी, न्यू ऑपरेशन और न्यू बिजनेस। जो हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसकी जो हम प्री एक्टिविटीज़ या स्टार्टअप एक्टिविटीज़ पे जितना खर्चा होता है, जितनी कास्ट लगती है, ठीक है, उसको हम क्या एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, जो हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। अब एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, ये भी देखिए ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो होती है ये भी इंटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं, ठीक है। इस पे जितनी कॉस्ट होती है, ठीक है, वो भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे हो गए रिलेक्टेंट और रीऑर्गेनाइजेशन पार्ट ऑफ ऑल इन एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइज में जितनी भी देखिए ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है ये सारी एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होंगी। अब देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल आइटम दैट वाज इनिशियली रिकॉग्नाइज, जिसके हमने बात की है कि जो इनिशियल रिकॉग्नाइज्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है, इन प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। जो हमारे पास प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो होगा, स्टेटमेंट जो होगा, ठीक है, या जो करंट फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी, ठीक है, उसका पार्ट वो नहीं होगा। लेकिन उसका वो जो कास्ट है उसके कब हम इस इंक्लूड करेंगे? इंटेंजिबल एसेट एट अ लेटर डेट। जब इंटेंजिबल एसेट को जब उसकी कास्ट हम मेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, उसकी तब तक हम कास्ट मेयर नहीं कर सकते। जब उसके बाद एक डेट, फिक्स डेट के बाद उसकी कास्ट को मेयर करने के बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम उसको इंटर करेंगे। एंटर कैसे करेंगे? टू रिकॉग्नाइज द सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर एज एन इंटेंजिबल एसेट। जो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है वो हमेशा वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इंटेंजिबल एसेट डेबिट और बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? Subsequent expenditure can be capitalized if the expenditure will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its original level, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल लेवल है उससे अगर ज़्यादा हो, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर कैन बी मेड एंड अट्रीब्यूटेड टू द एसेट लायबिलिटी।
और वो एक्सपेंडिचर उसको हम एसेट लायबिलिटी में क्या करेंगे, मेजर करेंगे और वहाँ पे एट्रीब्यूट करेंगे। टू रिकॉर्ड द प्रोविजन फॉर अमोर्टाइजेशन, उसके बाद प्रोविजन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास होगा, जिससे हमने पहले बात की अमोर्टाइज्ड की, ठीक है, तो वो हमारे पास डेबिट होगा और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट होंगे। अच्छा कैसे, यहाँ पे इसके बात करते हैं। प्रोविजन फॉर अमोर्टाइजेशन, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एन एसेट शुड बी कैरिड एट इट्स कॉस्ट लिस्ट इन अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अच्छा, जो हम इनिशियल रिकग्निशन करते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट की कास्ट होती है उसमें से हम माइनस करते हैं अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के वैल्यू एंड एट एनी अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, और इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है उसको भी हम अक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉसेस की जो है जनरल एंट्री कैसे करेंगे और ये क्या होते हैं, इसको इसके बाद हमारे पास अगले स्लाइड्स में है। इंटेंजिबल एसेट शुड बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस, जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट है वो अमोर्टाइज होंगी सिस्टमेटिक बेसिस पे, और इट्स यूजफुल लाइफ जो कि 20 साल से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीड 20 ईयर्स एट द पीरियड ऑफ लीगल राइट। ठीक है, जैसे कि हम पेटेंट की बात करें, ठीक है, या फिर किसी फ्रेंचाइज की बात करें तो अगले 20 सालों तक क्या करें हम, उससे ज़्यादा की हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब जो प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉसेस वो कैसे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ठीक है, ये भी आपका डेबिट होगा, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी डेबिट होगा, और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट क्रेडिट होंगे। प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस, अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो कैसे, इसकी प्रोविजन कैसे करेंगे, देखिए, व्हेन द कैरिंग अमाउंट जो है कास्ट लेस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट हमारे पास कौन से होती है, जो कास्ट होती है उसमें से हम अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को लेस करते हैं, हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाती है। एक्सीड द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट हो वो ज़्यादा हो, ठीक है, किस चीज़ से, रिकवरेबल अमाउंट से। ठीक है, जब रिकवरेबल अमाउंट से कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस है। हमने बात की है यहाँ पे कि कैरिंग अमाउंट क्या होती है, हम जब कास्ट में से अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाती है। ठीक है, अगर कैरिंग अमाउंट हमारी ज़्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस है। तो फिर इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, आफ्टर रिवैल्यूएशन टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अगर सरप्लस हो, कैरिंग अमाउंट लेस देन हो रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर क्या होगा, हमारे पास इंटेंजिबल एसेट जो है और क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये क्या होंगे, दोनों अमोर्टाइजेशन सॉरी, ये दोनों हमारे पास डेबिट होंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बात रिवैल्यूएशन सरप्लस मतलब ना हो, देखिए यहाँ पे हमारे पास है टू रिकॉर्ड द रिवर्सल ऑफ प्रीवियस इम्पेयरमेंट लॉस दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन एज एन एक्सपेंस, अगर इसको एज एन एक्सपेंस हमारे पास हो, ठीक है, मतलब लॉस हो, पहले हमने बात की है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर लॉस हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटेंजिबल एसेट अक्यूमुलेटेड डिप्रेशन ये उसी तरह डेबिट होंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आफ्टर देखिए, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी कैरिड एट अ रिवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, जो अमाउंट होती है, जो हमारे पास इनिशियल रिकग्निशन के बाद जो है, जो हमारे पास कैरिड अमाउंट होती है या रिवैल्यूड अमाउंट होती है, ठीक है, उसको आगे हम लेके जाएंगे। ठीक है, अगले उसके प्रोसेस में उसको प्रोसेस करेंगे कैसे, आफ्टर रिवैल्यूएशन द इंटेंजिबल एसेट शुड बी स्टेटेड एट इट्स फेयर वैल्यू लेस एनी सब्सीक्वेंट अमोर्टाइजेशन एंड एनी सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, जैसे कि अब हम गुडविल की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस एज अ होल एंड द एग्रीगेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट। ठीक है, गुडविल तो आप सबको पता होगा, किसी कंपनी की गुडविल के बारे में है, ये क्या है कि बिजनेस की जो है वैल्यू ऑफ अ बिजनेस एज अ होल और
उसके अलावा जो इसकी एग्रीगेट फेयर वैल्यू होती है, जो कि हम गुडविल के अलावा जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ये डिफरेंस होती है बिटवीन वैल्यू ऑफ अ बिजनेस और इसके अलावा जो नेट एसेट्स होते हैं उसको हम गुडविल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है गुडविल सेलिंग प्राइस इज अ गोइंग कंसर्न, जैसे गोइंग कंसेप्ट है, ठीक है, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ सेपरेबल नेट एसेट। तो सेलिंग प्राइस तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फेयर वैल्यू ऑफ सेपरेटेड एसेट जो है वो हमारे पास है एसेट माइनस लायबिलिटी। तो ये फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस एसेट माइनस लायबिलिटी ब्रैकेट में है, ये हमारे पास गुडविल के इक्वल है। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल के नेचर जो है कैसे होने चाहिए किसी भी एंटरप्राइज की अगर बात करें हम। अ बिजनेस, देखिए हमारे पास अ बिजनेस में बी वैल्यूड हायर इज गोइंग कंसर्न और अ बायर में बी विलिंग टू पे मोर फॉर अ बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न विद द टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट बिकॉज ऑफ द फेवरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्म ओन्स। जैसे अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, सम ऑफ एडवांटेजेस विच मे एड टू द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज गोइंग कंसर्न। सबसे पहले क्या है हमारे पास गोइंग कंसर्न में, इसके नेचर की अगर हम बात करें, सब फर्स्ट वन है गुड लोकेशन, गुडविल है गुड लोकेशन की वजह से है। अगर गुडविल कब बनती है, गुड कस्टमर रिलेशंस हो, ठीक है, गुड रिपीटेशन हो तो हम कहते हैं गुडविल है। वेल नोन प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो, ठीक है, दोनों अच्छी हो तो फिर क्या है, वेल नोन है। एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टीम, अगर उस एंटरप्राइज में एक्सपीरियंस और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हो तो फिर क्या है, वो गुडविल है, उसकी गुडविल अच्छी रहती है। गुड रिलेशन विद सप्लायर्स, जो उनके सप्लायर्स हैं उनके साथ अगर वो गुड रिलेशन रखते हैं तो ये नेचर ऑफ गुडविल है। और इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स हैं, गुडविल इज इंट्रिंसिक टू द बिजनेस, इज सेल्फ डेवलप्ड, इसके बारे में हमने बात की है। द वैल्यू ऑफ गुडविल में फ्लक्चुएट वाइडली अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। अगर आपके एक्सटर्नल जो है हालात ठीक है, किसी भी सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, ठीक है, तो अगर ख़राब हो जाते हैं तो इसकी वजह से आपकी गुडविल जो है वो फ्लक्चुएट कर जाती हैं। कभी आपके जो है गुडविल अच्छे होंगे, ठीक है, या ख़राब भी हो सकते। मोस्टली जो कंपेटिटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने ही कंपेटिटर्स के अगेंस्ट कोई ऐसी बातें बनाते हैं लेकिन उसका गुडविल ख़राब करने के लिए। लास्ट वन है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूअर्स। अगर जो वैल्यूज़ इसको देते हैं, ठीक है, तो गुडविल जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप है, इसको क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। इंट्रिंसिक क्यों है, इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन द कंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस। जब तक बिजनेस कंटिन्यू हो तब तक इसकी एग्जिस्टेंस और इसकी गुडविल को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट कैन नॉट बी रियलाइज सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस एज अ होल, और हम जो गुडविल है उसको बिजनेस से अलग करके इसको जो है इसको रियलाइज़ कर ही नहीं सकते। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब्जेक्टिव जजमेंट, एवरेज सेल्स और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तीन मेथड है जो कि एक मेथड को हमने इस लेक्चर में जो है डिस्कस करना है और बाकी जो है हमने अगले 2 लेक्चर में इसको चैप्टर को भी कंप्लीट करना है। सबसे पहले सब्जेक्टिव जजमेंट क्या होते हैं, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद रेफरेंस टू सम इंटेंजिबल फैक्टर्स, जो इंटेंजिबल फैक्टर है, ठीक है, उसको सामने रखते हुए उसको क्या करते हैं, सब्जेक्टिव जजमेंट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल जजमेंट, और जो उसके अलावा उसकी जो प्रोफेशनल जजमेंट देखते हैं, ठीक है, मार्केट में या जो उसके जो है इंटरनल जितने भी इसके यूज़र होते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर होते हैं, उसको देख के इसके क्या करते हैं, सब्जेक्टिव जजमेंट करते हैं। एवरेज सेल्स फीस प्रॉफिट मेथड, इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस एवरेज और वेट एवरेज, ठीक है। गुडविल जो है जैसे कि हम एवरेज एनुअल सेल्स फीस प्रॉफिट्स और अ स्टेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब जितने भी ईयर्स होते हैं उस पर डिवाइड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो आगे इसका जो है न्यूमेरिकल है उसमें समझ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे 1995, 1996 और 1997, इसमें जो 1995 में जो सेल हुई है 100,000 है, 1996 में 200,000 है और 1997 में 300,000 है।
अब आपके पास गिवन है गुडविल जो है इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज एनुअल सेल्स ऑफ द पास्ट 3 year। जो पास्ट 3 years हैं उसको लेते हुए आपने क्या करना, गुडविल को फाइंड करना है। सबसे पहले एवरेज एनुअल सेल्स, इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास तीनों एनुअल सेल्स है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करें। जैसे कि हाँ हम पे हमारे पास है 100,000 प्लस 200,000 प्लस 300,000 डिवाइडेड बाई 3 साल पे, तो 3 से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 200,000 जो कि एवरेज एनुअल सेल है। तो गुडविल जो है इसको मल्टीप्लाई करें, गुडविल जो है 200,000 जो आपके पास आ गया एवरेज एनुअल सेल, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 3 साल है तो आपके पास आ जाएगा गुडविल जो है 600,000 टोटल आ जाएगा। अब गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ द एनुअल सेल्स ऑफ द पास्ट 3 year। तो इसको हम कैसे करें, एवरेज वेटेड एवरेज एनुअल सेल्स, इसको कैसे फाइंड करते हैं, जो फर्स्ट ईयर होगा उसको 1 से, सेकेंड ईयर को 2 से और थर्ड ईयर को अपने 3 से मल्टीप्लाई करें। 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इन दोनों को जो है 1 प्लस 2 प्लस 3 जितनी ईयर है इनको प्लस करें, ठीक है। फिर आप निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज एनुअल सेल जो है आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी।